पपाया। सो पपाया इज कैरिका पपाया, तुम लोग जानते हो, बॉटनिकल नेम फैमिली कैरिकेसी, क्रोमोसोम नंबर बेसिक क्रोमोसोम इज 9. So because of its diploid nature it is 18 the total chromosome number in papaya, and it is originated from tropical America. ठीक है, it is a crop of tropical part of the world, so it is actually tropical America or Mexico is the actual center of origin. So in our countries also it is cultivated in the entire tropical part of South India. It is the major part of papaya cultivations in our country, as well as the western part, Gujarat, Maharashtra. This region is the most having the most significant area coverage as well as productions of papaya. Entire southern part, from starting from Andhra Pradesh to Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, as well as Gujarat and Maharashtra, the western part is the main cultivating area in our country. So the crop is, क्योंकि ये क्रॉप देख के लगता है कि बनाना के तरह ही है, हर्बेसियस नेचर का है, बट इट इज नॉट द मोनोकोटिलेडोनस क्रॉप. जैसे हम बताए थे, बनाना और पाइनएप्पल बोथ आर मोनोकोटिलेडोनस इन नेचर, बट papaya, although the bearing or the growth structure of this crop is almost similar to banana, but it is not the crop of monocotyledonous nature, it is the crop of dicot. ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि which of the following is monocotyledonous in nature. उसमें क्या कहते हैं, बनाना के साथ पपाया के साथ बोथ ऑप्शन रहता है कभी कभी, और नॉन ऑप्शन रहता है, या नहीं तो पाइनएप्पल पपाया बोथ. ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, सो बी केयरफुल. अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो बनाना अगर रहेगा तो सिर्फ बनाना, अगर पाइनएप्पल रहेगा तो सिर्फ पाइनएप्पल, बोथ कभी नहीं होगा, बिकॉज पपाया इज डाइकॉट इन नेचर. ठीक है, सो द फ्रूट टाइप इज बेरी एंड एडिबल पार्ट इज मेसोकार्प. तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जान पढ़े हो ये सारी चीजें. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस क्रॉप? सो एक्चुअली इट इज यूज्ड एज टेबल फ्रूट, और उसके साथ साथ हम लोग वेजिटेबल के हिसाब से भी इमेच्योर फ्रूट को या पकने से पहले जो फ्रूट्स हम लोग तोड़ के उसको एज ए वेजिटेबल भी खाते हैं. सो इट कैन बी यूज्ड एज ए टेबल फ्रूट एज वेल एज वेजिटेबल पर्पस. उसके साथ साथ लास्ट दिन बताया था पाइनएप्पल वाले क्लास में कि पाइनएप्पल में एक एंजाइम रहता है ब्रोमेलिन. सिमिलरली पपाया में भी एक एंजाइम पाया जाता है पेपेइन. ठीक है, पपाया से आया है पेपेइन नाम. एक्चुअली पपाया अगर इमेच्योर स्टेज में थोड़ा सा उसको नोचोगे या इंजुरी करोगे पपाया फ्रूट्स में, तो देखोगे, या फ्रूट्स के साथ साथ कोई भी प्लांट पार्ट्स में, लीफ में भी हो या लीफ स्टॉक में भी हो, अगर थोड़ा सा इंजुरी करोगे तो देखोगे वहां से लैटेक्स निकलता है, मिल्की लैटेक्स निकलता है. ठीक है ना. सो पेपेइन इज प्रेजेंट इन दैट मिल्की लैटेक्स. जो लैटेक्स निकलता है उसके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, मिल्की लैटेक्स. सो इट इज फ्रॉम, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि लैटेक्स पेपेइन कहाँ पे पाया जाता है. इट इज फ्रॉम द एंटायर बॉडी पार्ट ऑफ पपाया. इट कैन बी फ्रॉम लीफ स्टॉक, इट कैन बी फ्रॉम स्टेम पोर्शंस, इट कैन बी फ्रॉम fruit. So it is from the all the part. ठीक है, this papain is it can be extracted, but commercially it is extracted from the fruit, immature fruits से हम लोग कमर्शियल पर्पस में जो मतलब लेटेक्स निकाला जाता है वो लिया जाता है immature fruits से. But it can be found or it can be present in other part also like leaf stalk, स्टेम पोर्शंस ऑल्सो. ठीक है, सो जो लैटेक्स है इसके अंदर पेपेइन रहता है, जो उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में, जो ब्रोमेलिन का जो प्रॉपर्टी था, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी या प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम. ड्यू टू दिस एंजाइम्स इट कैन बी अगेन यूज्ड फॉर टेंडराइजिंग द मीट ड्यूरिंग कुकिंग. जो मटन वगैरह होता है उसको कुक करने के लिए मटन के साथ साथ अगर हम एक पीस या दो पीस इमेच्योर पपाया डाल देते हैं तो वो कुकिंग प्रोसेस को फास्टर कर देता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम. ठीक है, उसके साथ साथ ये लैटेक्स डिफरेंट च्युइंग गम, डेंटल पेस्ट, फेस क्रीम वगैरह
बनाने के लिए भी इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ज्यादा हाई मात्रा में। उसके साथ साथ ये सब बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास में बताया था तुम लोगों का जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स क्रॉप था उसमें, कि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। सबसे ज्यादा फ्रूट क्रॉप्स में विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में 4800 4800 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट इज पपाया जिसमें 2020 आयु पर 100 ग्राम। इस हायर अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है जो मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या अदर डिफरेंट डिजीज टाइप ऑफ डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ पपाया कि विटामिन ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट इन पपाया, या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट इन मैंगो, क्वांटिटी पूछा जाता है। ठीक है, सो इट इज इन पपाया 2020 आयु पर 100 ग्राम। और जो पपाया का कलर, नॉर्मली हम लोग जो पपाया राइट पपाया खाते हैं, राइट फ्रूट, it is yellowish in nature or little bit orangish in color, है ना। So it is due to this vitamin A. Color of this orange or yellow color is due to only this due to vitamin A, जो actual pigment color जिसको बोलते हैं कैरिकाजेंथिन। ठीक है, एक्चुअली इट इज कैरिकाजेंथिन जो पपाया में पाया जाता है पिगमेंट, फॉर व्हिच द कलर इज लुक्स लाइक येलो और लिटिल बिट ऑरेंजिश। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कौन सा पिगमेंट पपाया में पाया जाता है येलो कलर के लिए। सो इट इज कैरिकाजेंथिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट्स डिफरेंट सेक्स फॉर्म, क्योंकि पपाया एक ऐसा क्रॉप है जिसमें मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है पपाया का कि इट इज ए पॉलीगमस क्रॉप। जैसे मैंगो की हम बात करते हैं तो मैंगो में दो तरह का फ्लावर पाया जाता है, मेल फ्लावर एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। और एक ही मैंगो प्लांट में दोनों तरह का फ्लावर एक साथ रहता है, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट मैंगो के केस में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंड्रोमोनोइशियस, मैंगो को बोला जाता है, बाद में पढ़ोगे मैंगो में डिटेल्स। सो इन केस ऑफ पपाया इट इज द थ्री सेक्स फॉर्म, मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, two different plants are two different type of plants. One is dioecious, another form is gynodioecious. बाद में आ रहा हूँ इसमें। So it is the male, female and hermaphrodite. ये तीन फॉर्म ऑफ फ्लावर इज एग्जिस्ट इन पपाया। hermaphrodite मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ रहता है। मेल मतलब मेल पार्ट होगा, फीमेल मतलब सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, मेल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, बट अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस ये जो मेल और हर्माफ्रोडाइट फॉर्म है ये दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, चेंज होते रहता है क्यों बता रहा हूं कि देखो इसमें लिखा हुआ है फीमेल फॉर्म इज स्टेबल। इसका मतलब ये है, फीमेल फॉर्म इज स्टेबल का मतलब है कि अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी हो, अगर प्लांट्स फीमेल है जो सीड से या जर्मिनेट होकर प्लांट्स जो बना, वो उसका जेनेटिक नेचर अगर फीमेल प्लांट्स है, then it will always give you female flower only. ठीक है, that's why it is called stable. But other two form, male and hermaphrodite, ये दो फॉर्म जो है ये अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने आप को चेंज कर लेता है, क्योंकि hermaphrodite फॉर्म में मेल फॉर्म भी है, फीमेल फॉर्म भी है, दोनों एक साथ जब रहता है तब उसका hermaphrodite बोला जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 45 के ऊपर चला गया है और सॉइल में मॉइस्चर कम हो गया है, एज वेल एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में भी कम हो गया है, बहुत ड्राई हो गया है कंडीशंस, एज वेल एज टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। उस टाइप की कंडीशंस में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो ग्रो नहीं करता है, या अगर ग्रो किया भी है तो स्टेराइल हो जाता है फीमेल पार्ट। देन दिस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इज एक्ट एज ए मेल फ्लावर ओनली, क्योंकि उसमें मेल पार्ट इज एक्टिव, नाउ द फीमेल फॉर्म इज स्टेराइल। ठीक है, जब टेम्परेचर ये बोला जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है एंड वेदर कंडीशंस इज टू मच ड्राई, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दिस hermaphrodite form is converted to female form, मेल form,
ड्यू टू द स्टेरिलिटी ऑफ फीमेल फॉर्म। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, टेम्परेचर मान लो 5 से 10 डिग्री में आ गया है, उस कंडीशंस में मेल पार्ट ग्रो करना बंद कर दे या फंक्शनल होना बंद हो जाता है, सिर्फ फीमेल फॉर्म इज फंक्शनल। देन इन दैट केस, इन केस ऑफ hermaphrodite फ्लावर, तो देन इन दैट केस द hermaphrodite फ्लावर इज कन्वर्टेड टू फीमेल फॉर्म। ठीक है, सो अंडर these different climatic conditions, male hermaphrodite flower is converting to either male or female. Similarly, male flower जिसमें normally जो मेल फ्लावर है उसमें hermaphrodite इनएक्टिव कंडीशंस में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो अगेन दिस फीमेल पार्ट स्टार्ट टू फंक्शनल इन मेल फ्लावर। ठीक है, सो दे कैन कन्वर्ट इट टू hermaphrodite form. So under varying climatic conditions, male as well as hermaphrodite form can be converted to other form, but the female form is always stable. So that's why ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 3 फॉर्म में पपाया में कौन सा फॉर्म इज स्टेबल और कौन 2 फॉर्म इज अनस्टेबल और कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। जो ये कन्वर्शन होता है मेल फॉर्म से hermaphrodite फॉर्म या hermaphrodite फॉर्म से मेल और फीमेल फॉर्म, इसको बोलते हैं सेक्स रिवर्सल। ठीक है, इस फिनोमेना को बोला जाता है सेक्स रिवर्सल, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये नोट डाउन कर लेना बाद में क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि शायद मेरे नोट्स में नहीं है ये टर्मिनोलॉजी सेक्स रिवर्सल। ओ सॉरी है, नीचे तो है ही। तो ये सेक्स रिवर्सल ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इन व्हिच food crops the phenomena of sex reversals is exist. So it is in papaya in which this phenomena of sex reversal is found. ठीक है, under different climatic conditions. Okay, समझ में आ गया ना? Now जो डिफरेंट फॉर्म है मेल फीमेल एंड hermaphrodite, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पपाया प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, किसी किसी वेराइटीज है जिसमें मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म रहता है, hermaphrodite नहीं होता है, और मेल और फीमेल डायोसियस कंडीशंस में होता है। मतलब एक मान लो कुशा जैसे तुम्हारा डुआर्फ एक वेराइटी है। ठीक है, उस वेराइटी में क्या होता है कि उसका बहुत सीड्स अगर हम ग्रो करते हैं तो कुछ सीड से प्लांट जो बनता है वो मेल प्लांट फ्लावर देता है और कुछ उसी फीमेल प्लांट देता है। इट मींस दिस वेराइटी हैविंग 2 सेक्स फॉर्म वेराइटी का कुछ प्लांट फीमेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेपरेट प्लांट, एक ही प्लांट में नहीं, सेपरेट प्लांट में। दैट्स व्हाई इट इज ए डायोसियस क्रॉप। ठीक है, अगर हम पुषा वर्क की बात करेंगे तो दिस वेराइटी विल बी डायोसियस। लेकिन बहुत सारा वेराइटीज ऐसा भी है जिसमें अगर सीड्स कम शो करेंगे या ग्रो करेंगे तो कुछ प्लांट्स होगा जो फीमेल प्लांट्स देगा, फीमेल फ्लावर देगा, और कुछ प्लांट्स जो है वो hermaphrodite फ्लावर देगा। ठीक है, इट मींस बट इन डिफरेंट सेपरेट प्लांट्स, इट मींस सम प्लांट्स गिविंग फीमेल फ्लावर, सम प्लांट्स गिविंग hermaphrodite फ्लावर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड gynodioecious. Gynodioecious means फीमेल एंड hermaphrodite इन डिफरेंट। डायोसियस मींस, डायोसियस का मतलब है कि 2 सेक्स फॉर्म मेल एंड 2 डिफरेंट सेक्स फॉर्म इन सेपरेट प्लांट ऑफ सेम वैरायटी। ठीक है, इसका मतलब होता है डायोसियस। मोनोइशियस का मतलब है कि 2 डिफरेंट सेक्स फॉर्म इन सेम प्लांट ऑफ सेम वैरायटी। अगर सेम प्लांट में मेल और फीमेल प्लांट होगा इट विल बी मोनोइशियस। अगर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम कल्टीवेटर मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर देगा देन इट विल बी डायोसियस। ठीक है, सो इट मींस डायोसियस मींस 2 डिफरेंट सेक्स फॉर्म इन 2 सेपरेट प्लांट्स ऑफ सेम कल्टीवेटर। ओके, सो गाइनोडायोसियस मींस, गाइनो का मतलब क्या, फीमेल, और डायोसियस मतलब कि सेपरेट, तो फीमेल एंड hermaphrodite इन सेपरेट प्लांट होगा। ठीक है, जैसे मैंगो के केस में मैं बताया जो सेक्स फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंड्रोमोनोइशियस। अब मैंगो में मैं 2 सेक्स फॉर्म क्या बताया, मेल एंड hermaphrodite। सो मेल एंड hermaphrodite, मेल मतलब एंड्रो और मोनोइशियस मतलब hermaphrodite इज कॉमन। ये इस तरह पर टर्मिनोलॉजी में एंड्रोमोनोइशियस, एंड्रोगायोसियस, एंड्रोडायोसियस, गाइनोमोनोइशियस, गाइनोडायोसियस, इस टाइप का जो टर्मिनोलॉजी है इसमें hermaphrodite फॉर्म इज कॉमन, रहेगा ही रहेगा। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा जो टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर। अगर एंड्रो है तो मेल,
अगर गाइनो है तो फीमेल, ठीक है। और सेम प्लांट में होगा या डिफरेंट प्लांट में होगा वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट पार्ट, टर्मिनोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट में। अगर एंड्रो डायोसियस है मतलब सेपरेट प्लांट, अगर मोनोइशियस है, एंड्रो मोनोइशियस है तो सेम प्लांट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंगो के केस में मेल एंड हर्माफ्रोडाइट दोनों सेम एंड्रो मोनोइशियस, लेकिन पपाया के केस में हर्माफ्रोडाइट और फीमेल फॉर्म इन डिफरेंट प्लांट, सेपरेट प्लांट में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गाइनोडायोसियस। So there is two different sex form in papaya. That's why one is gynodioecious, one is only dioecious. अगर dioecious है इसका मतलब मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट प्लांट, अगर gynodioecious है इसका मतलब फीमेल एंड hermaphrodite इन डिफरेंट प्लांट। एंड्रोमोनोइशियस, एंड्रोडायोसियस, गाइनोमोनोइशियस, गाइनोडायोसियस, ये जो चार टर्मिनोलॉजी है, इसमें ये टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है कि इसमें दो सेक्स फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब दो में एक कॉमन है इस चारों टर्मिनोलॉजी में, एंड्रोमोनोइशियस, एंड्रोडायोसियस, गाइनोमोनोइशियस, गाइनोडायोसियस, इन चारों टर्मिनोलॉजी में एक सेक्स फॉर्म कॉमन है, इट इज हर्माफ्रोडाइट। दूसरा सेक्स फॉर्म कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा जो टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर। अगर एंड्रोडायोसियस है तो एंड्रो, एंड्रो से मतलब मेल, सो इन दैट केस एंड्रोडायोसियस मींस दो सेक्स फॉर्म होगा, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। अगर गाइनोडायोसियस है तो गाइनो से इट इज फीमेल, सो गाइनोडायोसियस के केस में दो सेक्स फॉर्म होगा, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, ओके। अब वो सेम प्लांट में होगा कि डिफरेंट प्लांट में होगा, दो सेक्स फॉर्म जो है वो सेम प्लांट में होगा कि डिफरेंट प्लांट में होगा, वो डिपेंड करेगा जो टर्मिनोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर। अगर गाइनोडायोसियस है तो डायोसियस मतलब डिफरेंट प्लांट, सेपरेट प्लांट, तो गाइनोडायोसियस मतलब क्या होगा, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट इन सेपरेट प्लांट। अगर एंड्रोमोनोइशियस है तो इसका मतलब मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फॉर्म, सेक्स फॉर्म होगा दोनों। और मोनोइशियस, एंड्रोमोनोइशियस, सो मोनोइशियस से पता चल रहा है कि इट विल बी इन द सेम प्लांट, ठीक है, समझ में आ गया ना। सो इन केस ऑफ पपाया द टू डिफरेंट सेक्स फॉर्म इज, मतलब सेक्स फॉर्म मतलब मेल फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, तीन फ्लावर, तीन टाइप का फ्लावर होता है, लेकिन वो किस कॉम्बिनेशन में होगा वो दो टाइप का होता है। एक होता है गाइनोडायोसियस जिस केस में फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम कल्टीवर होगा, और एक होता है डायोसियस ओनली जिसमें मेल एंड फीमेल फ्रॉम सेम कल्टीवर के डिफरेंट प्लांट में होगा, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ वैरायटी वाले पोर्शंस में स्लाइड का। देखो फर्स्ट वैरायटी पूषा डेलिशियस, नेक्स्ट वन इज पूषा मैजेस्टी। इन दोनों वैरायटी में दो सेक्स फॉर्म होता है, वन इज hermaphrodite, another one is female. That's why, but they are on separate plant. That's why they are gynodioecious in nature. ठीक है, these two first two variety. लेकिन उसके बाद जो तीन वैरायटी है, पूषा जायंट, पूषा डुआर्फ, पूषा नन्ना, इन तीन वैरायटी में the basic flower is male and female, and they exist on, or they present on different plant of same cultivar. That's why they are dioecious in nature. पूषा जायंट का अगर हम सीड को ग्रो करेंगे तो कुछ प्लांट होगा मेल, कुछ प्लांट होगा फीमेल, ठीक है। That's why they are dioecious in nature. Similarly पूषा डुआर्फ again dioecious in nature, पूषा नन्ना again dioecious in nature. लेकिन अगर हम सीड ऑफ पूषा डेलिशियस या पूषा मैजेस्टी के सीड को ग्रो करेंगे तो जो प्लांट हमको मिलेगा उसमें से कुछ प्लांट होगा फीमेल और कुछ प्लांट होगा डायोसियस, hermaphrodite. It means some plants are female, some plants are hermaphrodite. It means they are gynodioecious. Okay. So these are the variety. पूषा डेलिशियस जो gynodioecious है, पूषा मैजेस्टी जो अगेन गाइनोडायोसियस है, और ये इसका इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि मतलब पेपेइन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेपेइन यील्डर, ठीक है। जितना भी वैरायटी है इसमें चार वैरायटी है जो एक्सक्लूसिवली पेपेइन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। उसमें एक है पूषा मैजेस्टी, सेकेंड वन इज CO2, थर्ड वन इज CO5 एंड फोर्थ वन इज CO6. सो इट इज पूषा मैजेस्टी, CO2, CO5 एंड CO6, 256 याद रखोगे ऐसे, M256। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो बाय कोड इट विल बी M
256, M मतलब पूषा मैजेस्टी, 256 मतलब CO2, CO5 and CO6 which will be exclusively used for papain production। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कभी कभी तीनों देके ऑल ऑप्शंस रहता है, कभी कभी एक इन चारों में से एक को ऑप्शन में देता है, बाकी तीन अलग ऑप्शन दे देता है, ठीक है। सो these four varieties M256 are exclusively used for papain production। Pusha giant जो है, although पपाया अगर प्लांट्स तुम लोग देखे ही हो सबने कि ये एक सिंगल स्टेम प्लांट होता है और उसके ऊपर कैनोपी होता है और उस कैनोपी के जस्ट नीचे फ्रूटिंग होता है। तो जितना प्लांट्स का स्टेचर लंबा होगा उतना इट इज विंड ससेप्टेबल होगा, अगर विंड ऊपर से जाएगा, क्योंकि सिंगल स्टेम और स्टेम उतना वुडी नहीं है, ठीक है ना। सो वीक टाइप ऑफ स्टेम होता है इसका, तो इट इज हाईली टॉल वेराइटीज आर हाईली ससेप्टेबल टू विंड डैमेज, ठीक है। बट इट इज द वैरायटी पूषा जायंट, जायंट से पता चल रहा है कि इट इज ए टॉल वैरायटी, ठीक है, जायंट। सो बट इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू विंड। ये क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि इट इज एक्सेप्शनल। ऑल्दो पपाया इज हाईली ससेप्टेबल टू विंड डैमेज, बट पूषा जायंट which is a tall variety is resistant or tolerant to strong wind, ठीक है। पूषा डुआर्फ जो है, इट इज डुआर्फ स्टेचर, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज डुआर्फ स्टेचर प्लांट एंड कैन बी प्लांटेड इन द रूफ गार्डन, किचन गार्डन। हम छत पे भी इसको पॉट में ग्रो कर सकते हैं या किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, छोटा प्लांट होता है। उसके बाद पूषा नन्हा, पूषा नन्हा इज एन इम्पोर्टेंट वैरायटी। अच्छा, इसमें हम म्यूटेंट नहीं लिखे हैं, इसमें नोट कर लेना, इट इज ए म्यूटेंट वैरायटी पूषा नन्हा, ठीक है। इट इज ए म्यूटेंट वैरायटी एंड अल्ट्रा डुआर्फ। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसका जो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें दे रखा है उसको बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक एक का बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा डुआर्फ है, इसका मतलब इसका जो प्लांट है वो बहुत ही छोटा होता है, पूषा डुआर्फ से भी छोटा होता है, और नॉर्मली 30 सेंटीमीटर, एक जो बड़ा स्केल है ग्राउंड से, उस एक बड़ा स्केल के ऊपर इसका फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। सोचो कितना छोटा में फ्रूटिंग आता है फिर, इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा डुआर्फ। 30 सेंटीमीटर हाइट से इसका फ्रूटिंग शुरू हो जाता है ग्राउंड से, ठीक है। So it is the most suitable variety for high density planting, kitchen garden, pot culture as well as roof garden, ठीक है, because it is tall, very dwarf stature, ultra dwarf stature of the crop। उसके बाद there all these five variety of Pusa series, Pusa deciduous, Pusa majesty, Pusa giant, dwarf and Nanna, all are developed at Pusa समस्तीपुर, बिहार, ठीक है। ऑल्दो जो तुम लोग जानते हो आयराई पूसा पहले यहीं पे था, बिहार में ही, समस्तीपुर में, तो यही से इसलिए अभी भी इसका रीजनल स्टेशन, आयराई का एक रीजनल स्टेशन यहाँ पे है, वही से ये वैरायटी डेवलप हुआ है। तो बिकॉज ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दैट्स व्हाई यू मस्ट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस वैरायटी। कोई अगर आगे जाके पूछे कि ये वैरायटी कहाँ से निकले, तो तुम लोगों को जरूर बोलना चाहिए कि इट इज फ्रॉम बिहार, नॉट फ्रॉम आईआईटी न्यू दिल्ली, ठीक है। इट इज पूषा समस्तीपुर, फ्रॉम पूषा समस्तीपुर, ओके। सो दिस इज फ्रॉम पूषा सीरीज। और एक सीरीज है सीओ सीरीज जो कोयम्बटूर से निकलता है, टीएनयू कोयम्बटूर से निकलता है। तो यहाँ से टीएनयू से 7 वैरायटी अभी तक निकला है, 8वां भी अभी पाइपलाइन पे चल रहा है, CO8। बट CO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 these are already commercialized. Among them CO1 is dwarf in nature, dioecious. CO2 semitall, again dioecious, used for papain production. CO3 gynodioecious tall, ठीक है। उसके बाद CO4 medium dioecious, CO5 dioecious, again for papain production. CO6 dioecious dwarf, papain production. CO7 gynodioecious in nature. CO7 जो है it is a cross of multi parent, ठीक है। इतना याद रखना, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना कि ये मल्टी क्रॉस हाइब्रिड है CO7। अच्छा, पूषा नन्हा के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ, बिकॉज इट इज ए मोस्ट recommended variety for different part of the country. So it is developed from mutation, ठीक है।
and it is the tool which is used for this mutation is gamma radiations. Gamma radiations देके इस mutation को mutant को बनाया गया है, and it is a only mutant in this papaya cultivar. Okay. Now, apart from this, there are other some varieties are also cultivated commercially throughout the country. True Honeydew, Pink Face Sweet, Pan Papaya 1, Pan Papaya 2, Pan Papaya 3, Sunrise Solo, Taiwan Red Lady. ये सब थोड़ा याद रख लेना. कैरेक्टरिस्टिक उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि ये सब किसका वैरायटी है. ठीक है. तो 2-3 साल पहले आया था ये क्वेश्चन. रेड लेडी जीआरएफ का क्वेश्चन था. रेड लेडी इज द वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप. ठीक है. ताइवान इज वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप. ये भी क्वेश्चन कभी 1 साल 2 साल पहले जीआरएफ में आया था. सो यू शुड नो अबाउट दिस कल्टीवर. उसके बाद सॉइल में अगर हम नहीं देखें तो ये किसी भी तरह का सॉइल में ग्रो हो सकता है, बट सैंडी लोम सॉइल having pH 5.5 to 7 is ideal for its cultivation. But इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, because again it is a crop of shallow root system. जैसे बनाना था, पाइनएप्पल था. Similarly, papaya is also having no tap root system. It is having a shallow root system, fibrous type of root system. Not fibrous tap, but it is shallow, highly shallow root system. ऊपर रूट रहता है, नीचे तक नहीं जाता है जब बहुत ज्यादा नीचे. इसलिए इसमें मॉइस्चर सॉइल में होना जरूरी है. बट अगर वाटर लॉगिंग हो गया, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ये क्रॉप को 24 घंटा रखा जाए, देन इट विल कम्स इनटू डेथ. ठीक है. तो ये ध्यान रखना जरूरी है, और इसीलिए हमारे कैंपस में भी देखोगे या इंटर भागलपुर में भी पपाया कल्टीवेशन उतना ज्यादा नहीं होता है. उसका one of the important reason is this water logging problem. क्योंकि हमारे इधर जितना भी सॉइल है, दे आर लो लैंड एरिया. ठीक है. जहाँ पे बरसात के टाइम पे मतलब काफी दिनों तक 7 से 10 दिन तक भी कभी कभी होता है कि एक ही जगह पे पानी जमा रहता है. तो अगर उस टाइप के जमीन पे अगर पपाया लगाया जाएगा तो एक दिन भी अगर वाटर स्टेगनेंट हो गया, देन इट विल कॉज द डेथ ऑफ द एंटायर प्लांटेशंस. दैट्स व्हाई papaya should always be grow under upland conditions. अगर upland है तभी पपाया वहाँ पे ग्रो हो सकता है. Otherwise you should go for adding soil in the entire field to make it higher altitude. Then only you can grow papaya in this soil. ठीक है. Water stagnation नहीं होना चाहिए. Climate में normally it is a crop of tropical conditions, and 21 to 33 degree temperature is ideal for the crop. ठीक है. और under tropical conditions it give you the flowering and fruiting throughout the year. अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे जहाँ पे ट्रॉपिकल नेचर ऑफ क्लाइमेट होता है, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर इसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहता है. लेकिन साउथ इंडियन और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में क्योंकि डिस्टिंक्ट विंटर होता है, तो इसलिए विंटर में इसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन वो छोड़ के जब टेम्परेचर हाई रहता है उस टाइम में थ्रू आउट द टाइम ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग देता है. ठीक है. बट अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन इट कैन ग्रो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. उसके बाद देखो जो बात हम सेक्स रिवर्सल फेनोमेना में बताए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ट्रू डाई और हॉट समर इंड्यूस मेल फ्लावर रिजल्टिंग बैरनेस ऑफ द प्लांटेशंस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ड्राई हो गया है, तब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या करेगा कि धीरे धीरे फीमेल जो फ्लावर है पार्ट है उसको स्टेराइल कर देगा. तो अल्टीमेटली वो फ्लावर मेल फ्लावर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा. तो अगर गाइनोडाइशियस टाइप का वैरायटीज है और उसमें हर्माफ्रोडाइट पार्ट जो है वो धीरे धीरे मेल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे एंटायर प्लांटेशन जो है उसका यील्ड कम होना शुरू करेगा. क्योंकि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एक्चुअली यील्ड देता है, क्योंकि उसमें जो फीमेल पार्ट होता है उससे फ्रूटिंग होता है. लेकिन वो फीमेल पार्ट अगर स्टेराइल हो जाएगा, देन द मेल पार्ट विल बी non functional to produce any fruit. That's why ultimately the yield of this plantation will be low due to this high temperature and dry conditions as well as the sex reversal phenomena.
ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, 4 डिग्री के नीचे आ जाएगा, देन ऑल्सो दिस क्रॉप इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट डैमेज। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे आ जाता है तो फ्रॉस्ट आना शुरू हो जाता है, उस कंडीशंस में फ्रॉस्ट इंजरी से प्लांट डैमेज होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्रॉप हिली रीजन पे या तेराई रीजन पे उतना ज्यादा काम नहीं करता है, अच्छा नहीं करता है। लेकिन ट्रॉपिकल कंडीशंस में इसीलिए इस क्रॉप का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोपागेशन तुम लोग जानते ही हो, इट इज ए क्रॉप, फ्यू क्रॉप फ्रूट क्रॉप्स जो सीड से प्रोपागेट होता है। उसमें एक है पपाया, अनदर वन इज फलसा, तुम लोग जानते हो। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन इन पपाया, ऑल्दो इट इज ए से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, बट देन ऑल्सो इसमें सीड प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें अदर टेक्निक अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्योंकि इसका जो अगर स्टेम सिस्टम हम देखेंगे, इट इज हॉलो, अंदर से हॉलो है, तो इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग या बडिंग हो नहीं सकता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि लैटेक्स बहुत ज्यादा निकलता है, दैट्स व्हाई इसमें एयर लेयरिंग एज वेल एज कटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कटिंग करते हैं तो उसमें से जो लैटेक्स निकलता है वो कैलस ब्रिज फॉर्मेशन एज वेल एज रूटिंग फॉर प्रोसेस को हैम्पर कर देता है, तो रूटिंग नहीं हो पाता है। तो इसलिए कटिंग, लेयरिंग एज वेल एज ग्राफ्टिंग, बडिंग ये हो नहीं पाता है इस क्रॉप में। इसलिए क्रॉस पॉलिनेटेड होने के बावजूद भी इसमें अभी तक सीड से ही प्रोपागेट किया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि बट आजकल एडवांस टेक्निक में टिश्यू कल्चर मेथड से भी कुछ प्लांट्स को बनाया जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट कमर्शियलाइज दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक। जैसे बनाना में इट इज ऑलरेडी कमर्शियलाइज टिश्यू कल्चर टेक्निक, बट इन पपाया रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, बट एंड सम scope is also we are getting, but still it is not commercialized at that level. ठीक है, so that's why it is propagated by, commercially propagated by seed only, and 250 to 300 gram seed is per hectare is optimum seed rate for its cultivation. ठीक है, क्योंकि सीड से प्रोपागेट होता है तो इसलिए इसमें नर्सरी मैनेजमेंट की जरूरत है। और क्योंकि सीड को पहले नर्सरी में लगाना होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करना होगा मेन फील्ड में, तो इसलिए नर्सरी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम जो नर्सरी बेड है उसको 3 मीटर लंबाई में, विद में 1 मीटर रख के 10 सेंटीमीटर हाइट पे उसको बनाते हैं, ताकि उसमें वाटर स्टेगनेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए 10 सेंटीमीटर हाइट पे रख के सीड बेड बनाते हैं पहले। और सीड बेड को 1 महीना पहले, शोइंग से 1 महीना पहले उसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटेड कर लेते हैं, ताकि उसमें, क्योंकि जब सीड नर्सरी में ग्रो किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बोर्न डिजीज आने का चांस होता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज। सो ताकि डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड से 1 महीना पहले इसको ट्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद सीड को डिफरेंट फंगिसाइड्स लाइक थाइरम, सेरेसान, इन सब फंगिसाइड से 1 दिन पहले ट्रीट करके नेक्स्ट दिन शोइंग किया जाता है। जब शोइंग किया जाता है तो लाइन शोइंग किया जाता है। जो सीड बेड हम बना रखे हैं 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर विड्थ में, उसी लाइन इसमें हम लोग नॉर्मली लाइन खींच के 1 मीटर विड्थ पे 5 से 10 लाइन हम लोग लगा देते हैं। लाइन बना के उसमें 10 सेंटीमीटर के दूरी पे हम लोग एक एक सीड को शो करते हैं। ठीक है, लाइन बना के 10 सेंटीमीटर डीप करके, और उसको मिट्टी से ढक के ऊपर से लीफ वगैरह दे देते हैं। लीफ मोल्ड हो या पेडी स्ट्रॉ हो या कोई कंपोस्ट हो, उससे ऊपर से पूरा कवर कर देते हैं और उसके ऊपर पानी देते हैं, ताकि वो पानी उस ऊपर के पोर्शंस में बने रहे। ठीक है, और उसको डिफरेंट एडवर्स कंडीशन से उसको रोके। ठीक है, उसके बाद ये जर्मिनेट होना शुरू करता है। जब जर्मिनेट होना शुरू करता है तो ऊपर के जो कवरिंग हम देते हैं उसको हटाना शुरू करते हैं, ताकि सीडलिंग इजीली ऊपर की तरफ आ पाए, कोई कवरिंग के वजह से कोई हिंड्रेंस ना हो। इसलिए जब सीडलिंग ग्रो होना शुरू होता है तब हम उस कवरिंग को हटा देते हैं। और इस कंडीशन में 2 महीना लगता है सीडलिंग को प्रिपेयर होने में नर्सरी बेड में। 2 महीने में ये अगर विगोरस या टॉल कल्टीवर है तो 25 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाता है। अगर ड्वार्फ कल्टीवर है तो 15 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाता है 2 महीने में। सो इट इज द टाइम फॉर इट्स ट्रांसप्लांटिंग टू द मेन फील्ड आफ्टर 2 months ऑफ शोइंग। ठीक है,
और अगर डैम्पिंग ऑफ टाइप का कोई प्रॉब्लम आए, जो बता रहा था, जिसके लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो देन इन दैट केस इसको क्या कहते हैं, बोर्डो मिक्सर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस टाइप का केमिकल से इसको स्प्रे कर देते हैं ताकि डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ नॉर्मली तुम लोग शायद पैथोलॉजी में पढ़े हो, या अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे कि 3 इंपॉर्टेंट फंगस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक है फाइटोप्थोरा, एक है कोलेडोट्राइकम, एक है पाइथियम। This damping up is responsible. The responsible fungus behind this damping up problem is these 3 fungus: Phytophthora, Pythium, and Coleotrichum. ठीक है? So by using this Bordeaux mixture or copper oxychloride, we can control these fungicides under nursery conditions. ठीक है? उसके बाद ये तो हो गया नर्सरी शोइंग। इसका एक डिसएडवांटेज है, जब सीडलिंग 2 महीना पूरा ओल्ड हो जाता है तो उसका, अगर हम उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, अगर लिंक खत्म हो जाएगा तो दूसरा लिंक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं 1 बजे तक खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है। तो क्या कहते हैं, देखिए 2 महीना अगर सीडलिंग को हम लोग नर्सरी 2 महीना वाला सीडलिंग को उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेते हैं तो इसका कभी कभी रूट डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है ना, इसीलिए रिसेंट एडवांसमेंट में ये रिकमेंडेड किया गया है कि इसको नर्सरी में अगर ना लगा के, अगर फार्मर्स के पास या ग्रोअर के पास या नहीं तो नर्सरी जो बिजनेस करते हैं उनके पास अगर पॉलीथीन बैग का फैसिलिटी अवेलेबल है, then he can go for showing of seeds in the polythene bag, जिसके लिए छोटा छोटा जो ब्लैक कलर का पॉलीथीन बैग होता है, परफोरेटेड पॉलीथीन बैग, उसको यूज किया जाता है 22 इंटू 15 सेंटीमीटर साइज का, और उसमें सॉइल, एफआईएम और सैंड इसको इक्वल प्रोपोर्शंस में भर के उसमें एक पॉलीथीन बैग में के अंदर 4 से 5 सीड्स को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि 4 से 5 अगर कितना डालने से 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, तो इसीलिए 4-5 सीडलिंग अगर डालेंगे तो 1-2 सीड्स जर्मिनेट कर जाएगा। तो उसके बाद जब जर्मिनेट कर जाता है तो उसमें एक सीडलिंग को रख के बाकी को, अगर मान लो 5 के 5 ही जर्मिनेट कर गया तो एक जगह पे 5 तो जर्मिनेट करके ग्रो नहीं कर पाएगा, तो तब उसको उठा के दूसरे पॉलीथीन में डाल दिया जाता है। एक पॉलीथीन में बैग में एक ही को रखा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पॉलीथीन में भी अगर ग्रो करते हैं तो उसका एक फायदा ये है कि 2 महीने बाद जब हम उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो सिर्फ बाहर के पॉलीथीन को हटा के पूरे अर्थ बॉल के साथ उसको हम अगर मेन फील्ड में लगाते हैं तो देन इट विल नॉट कॉज एनी रूट डैमेज जो है वो नहीं होगा। तो इसीलिए पॉलीथीन शोइंग इज मच बेटर और मच मोर सुइटेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल नर्सरी बेड शोइंग। ठीक है, उसके बाद जो इसी 2 महीने में जब हम लोग शोइंग कर दिए आइदर इन नर्सरी बेड और इन पॉलीथीन बैग, उसके बाद हम 2 महीने के लिए हमारे पास टाइम मिल जाएगा जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इन 2 महीने में हम फील्ड को प्रिपेयर करेंगे कैसे, उसके लिए 60 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ में 60 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर करके हम पीट बनाएंगे। पूरे पीट से मिट्टी को 1 महीना पहले उठा के निकाल के बाहर रख देंगे ताकि उसमें अगर कोई सॉइल बोर्न फंगस है या और कोई ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए धूप में। उसके बाद उसको 15 दिन पहले, फिर से 15 दिन बाद फिर उसको पूरा कवर कर देंगे पूरा पीट को। उसके बाद 2 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, सीडलिंग तैयार हो जाएगा, तब उसको हम एक एक पीट में, अगर डायोसियस वैरायटी है तो 3 सीडलिंग को एक साथ एक ही पीट में शोइंग करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, और अगर गाइनोडाइशियस वैरायटी है तो एक सीडलिंग को एक पीट में ट्रांसप्लांट करेंगे। अब यह क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों सर डायोसियस के केस में 3 सीडलिंग ग्रो करना एक जगह पे जरूरी है और गाइनोडाइशियस के केस में 1 सीडलिंग की जरूरत है? क्योंकि गाइनोडाइशियस मतलब फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट है ना, डिसेपरेट प्लांट। तो मान लो गाइनोडाइशियस कल्टीवर है तुम्हारे पास, पूषा मैजेस्टी है, तो तुमको पता ही है कि इसमें जो सीडलिंग ग्रो होगा वो जब फ्लावरिंग स्टेज में आएगा तो उसमें आइदर फीमेल फ्लावर देगा और नहीं तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर देगा। दोनों केस में तुमको 100% फ्रूटिंग मिलेगा, फीमेल फ्लावर भी फ्रूटिंग देगा, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी फ्रूटिंग देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए एक
पीठ पे एक प्लांट ही मतलब सुइटेबल है कि प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए। लेकिन डायोसियस कल्टीवर में क्या है, मान लो अब तुम्हारे हाथ में पूषा ड्वार्फ का सीड है, ठीक है, तो उस पूषा ड्वार्फ के सीड से जो सीडलिंग निकला है उसको अगर ग्रो करोगे तो उसमें से कुछ प्लांट होगा, 50% प्लांट होगा मेल प्लांट की तरह, मेन प्लांट देगा, और 50% प्लांट होगा फीमेल प्लांट, ठीक है। तो अब मानो एक एक तुम्हारी जमीन है, तुम उसमें एक एक सीडलिंग को एक एक पीट में लगा दिए, क्या होगा जब वो फ्लावरिंग में आएगा तो 50% प्लांट विल बी मेल, 50% प्लांट विल बी फीमेल। तो अल्टीमेटली एक साल बाद जब फ्रूटिंग स्टेज में आएगा, फ्लावरिंग स्टेज में आएगा, तो तुमको पता चलेगा कि 100% प्लांटेशन ऑफ दिस 1 हेक्टर एरिया इज यूजलेस, क्योंकि मेल प्लांट तुमको फ्रूटिंग नहीं देगा, और उतना ज्यादा मेल प्लांट पॉलिनेशन के लिए भी, फीमेल प्लांट के पॉलिनेशन के लिए भी जरूरत नहीं होगा, सिर्फ 10% मेल प्लांट पॉलिनेशन के लिए जरूरत होगा। कल्टीवर के केस में 3 सीडलिंग को ट्रायंगल शेप में एक ही पीट में लगाने के पीछे, बट गाइनोडाइशियस के केस में इसकी जरूरत नहीं होता है, बिकॉज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम गाइनोडाइशियस सीड्स विल बी प्रोडक्टिव, 100% प्रोडक्टिव। इसको ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि गाइनोडाइशियस वैरायटी पर्टिकुलर वैरायटी का नाम ले लेता है कि पुषा मैजेस्टी, इस वैरायटी के सीड्स को अगर हम लगाएंगे तो कितना परसेंट हमको प्रोडक्टिव प्लांट मिलेगा। सो इट विल बी 100%, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस फीमेल एंड hermaphrodite प्लांट व्हिच विल गिव यू 100% प्रोडक्टिव फ्रूटिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर डायोसियस कल्टीवर है तो प्रोडक्टिव प्लांट विल बी 50%, क्योंकि मेल प्लांट जो है वो इट विल नॉट गिव यू द फ्रूटिंग, only the female plant will give you the fruiting. So in case of dioecious variety only the 50% plant will be productive, but in case of gynodioecious cultivar it will be the 100% plant which will be productive. फर्स्ट जो वैरायटी था उसमें हम लिखे हैं, देखो ये पुषा डेलिशियस गाइनोडाइशियस 100% प्रोडक्ट प्लांट, इसका उस टाइम हम नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना था। 100% प्रोडक्टिव प्लांट मीन्स इट विल गिव यू द all the fruiting plants, similar to will be to in case of Pusha majesty ki the plants will be 100% productive, ठीक है, but in case of dioecious cultivar they will be only 50% productive plant। हाँ बोलो। ओके, सो दैट्स वाई जब हम फील्ड बनाएंगे, फील्ड प्रिपेयर करके उस फील्ड को 20 kg FOM, 1 kg नीम केक और 1 kg बोन मिल से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम प्लांट्स को उस फील्ड में, सीडलिंग्स को फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। नॉर्मल जो स्पेसिंग होता है टॉल एंड विगरस कल्टीवर के लिए 2 into 2 मीटर, सेमी टॉल के लिए 1.6 into 1.4 मीटर, ड्वार्फ के लिए 1.2 और 1.5 और 1.5 तक हम लोग जा सकते हैं ड्वार्फ वैरायटी के लिए स्पेसिंग, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे हो? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, सो ये जो दिखाया है इसमें देखो ट्रायंगल शेप में हम लोग डायोसियस कल्टीवर है। अच्छा, प्लांटिंग मेथड्स में ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली इट इज डन इन द इवनिंग आवर। जो ट्रांसप्लांटिंग जब करेंगे, अगर सीडलिंग को हम नर्सरी बेड से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, देन इवनिंग आवर इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर लिफ्टिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी बेड, ठीक है, विथ ए ball of earth and planted in the main field. In case of polythene bag showing, remove the polythene bag, and for dioecious cultivar 3 seedlings per peat। dioecious cultivar के लिए 3 सीडलिंग को एक पीट में हम लोग प्लांटिंग करेंगे। ये ट्रायंगल शेप में, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, जिसमें स्पेसिंग भी हम लोग थोड़ा बहुत मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस इन द सिंगल पीट। तो उसमें इस तरह से हम लोग ग्रो करेंगे। जब इसमें से प्लांट्स जो हैं वो जब फ्लावरिंग स्टेज में आएगा तो एक फीमेल प्लांट को रखते हुए बाकी दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है। लेकिन व्हाइल फॉर गाइनोडाइशियस कल्टीवर 1 सीडलिंग पर पीट प्लांटिंग इज फॉलोड, लेकिन गाइनोडाइशियस में एक ही सीडलिंग को ग्रो किया जाता है एक पीट में, ठीक है। अब इसमें अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट विल बी द प्लांटिंग सीजन, क्योंकि ट्रॉपिकल कंडीशंस में जो बताया कि ये थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, तो इसलिए प्लांटिंग एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं थ्रू आउट द ईयर हो सकता है, लेकिन 3 टाइम पीरियड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर दैट। वन इज
फरवरी मार्च, अनदर वन इज जून जुलाई एंड अनदर वन इज अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर माइल्ड क्लाइमेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ इंडियन कंडीशंस में जैसे थ्रू आउट द ईयर एक ही तरह का क्लाइमेट होता है, उस टाइप के क्लाइमेट के लिए फरवरी मार्च इज द अल्टीमेट ऑप्टिमम टाइम पीरियड फॉर प्लांटिंग, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फ्रॉस्ट का प्रॉब्लम है, फ्रॉस्ट का प्रॉब्लम नॉर्मली कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में, जब ठंडा आता है तो फ्रॉस्ट का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है और वो कभी कभी फरवरी तक भी एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जगह के लिए जून जुलाई इज द एक्चुअल टाइम, क्योंकि अगर हम फरवरी में प्लांट्स को वहां पे लगा दिए, प्लांटिंग कर दिए और पता चले फ्रॉस्ट आ गया तो 2 महीने के प्लांट्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉस्ट प्रॉब्लम इन सच कंडीशंस वी शुड गो फॉर जून जुलाई प्लांटिंग, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे वायरस का प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पपाया इज हाईली ससेप्टेबल टू डिफरेंट वायरस ऑल्सो। सो इस टाइप का वायरस का जहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वायरस नॉर्मली डिफरेंट वेक्टर के थ्रू आता है, नॉर्मली एफिड या मिलीबाग इन सब के थ्रू नॉर्मली ज्यादा आता है, और वो एफिड का प्रॉब्लम रेनी सीजन में ज्यादा होता है, तो वायरस का प्रॉब्लम भी इसीलिए रेनी सीजन में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पे इस टाइप का वायरस का प्रॉब्लम है पपाया में, वहाँ पे हम लोग रेनी सीजन को अवॉइड करेंगे फॉर प्लांटिंग। सो फॉर दैट रीजन we will go for planting in October November. So it is specific to different terms and conditions. If it is frost prone area, then June July is the optimum time. If it is virus prone area, then it is October November is the actual time. But अगर mild climate है throughout the year, तो after winter season we can go for planting, ठीक है। उसके बाद आफ्टर केयर में इम्पोर्टेंट है कि इसका रिमूवल ऑफ, अच्छा इंटरक्रॉपिंग पहले बता देता हूँ। इंटरक्रॉपिंग हम इनिशियल, क्योंकि ये 1 साल के बाद फ्रूटिंग जब आ जाता है तब इसमें क्योंकि शैलो रूटेड क्रॉप है, तो उस टाइम पे इसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग मना करते हैं, रिकमेंड नहीं करते एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग, फ्रूट सेटिंग स्टेज और फ्रूट बियरिंग स्टेज। बट उससे पहले जब ये जुवेनाइल फेज में रहता है, फ्लावरिंग के पहले वाले जो फेज होता है, उसमें हम लोग इंटरक्रॉप ले सकते हैं। उसके लिए कैबेज, कॉलीफ्लावर, डिफरेंट लेग्यूम इज मोस्ट सुइटेबल। बट ये देखना है कि जो क्रॉप हम चूज करेंगे उसमें वायरस का प्रॉब्लम ना हो। जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ओकरा हो गया, इस टाइप के क्रॉप्स में वायरस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उस टाइप के क्रॉप्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर उस टाइप के क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो अगर प्लांटेशन में वायरस का प्रॉब्लम आ गया तो इट विल अफेक्ट द मेन प्लांटेशन ऑफ पपाया, बिकॉज पपाया इज ऑल्सो हाईली ससेप्टेबल टू वायरस प्रॉब्लम। So that's why we should avoid such type of crops which are prone to virus problem. Okay. And another one is weeding, क्योंकि सेम टू पाइनएप्पल एंड बनाना, इसका भी रूट सिस्टम शैलो होता है, तो ऊपर ऊपर ही न्यूट्रिएंट, ऊपर से न्यूट्रिएंट लेता है और मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दैट्स वाई इस टाइप के क्रॉप्स प्लांटेशंस में वीट का प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है, सेम टू बनाना एंड पाइनएप्पल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली जब जुवेनाइल फेज में रहता है तब हम लोग हैंड वीडिंग या होइंग पे जाते हैं, लेकिन अगर फ्रूट बेयरिंग स्टेज में आ जाते हैं तो तब हैंड वीडिंग नहीं करते हैं या होइंग नहीं करते हैं। हैंड वीडिंग करते हैं, होइंग नहीं करते हैं, क्योंकि होइंग करने से, क्योंकि शैलो रूट सिस्टम है, तो अगर रूट इंजरी हो जाएगा तो वो ईल्ड को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। तो दैट्स व्हाई एट फ्रूटिंग स्टेज डिफरेंट वीडिसाइड्स लाइक एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सबको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं इसमें, वो है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। जैसे बताया कि अगर डायशियस कल्टीवर है तो जो प्लांटेशन होगा उसमें 50% मेल और 50% फीमेल प्लांट्स होगा। अगर एक फीट में 3 प्लांट्स को लगाएंगे तब भी 50% मेल और 50% फीमेल प्लांट्स देगा। तो जब फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा तब देन इन दैट केस वी शुड मस्ट रिमूव द एंटायर मेल प्लांट्स, लिविंग ओनली 10% मेल प्लांट्स। जो 10% मेल प्लांट हम रखेंगे सिर्फ एंड सिर्फ पॉलिनेशन पर्पस के लिए, अदरवाइज एंटायर प्लांटेशन से बाकी 90% मेल प्लांट्स को हटाना जरूरी है, अदरवाइज इट विल हैम्पर द प्रोडक्शंस। क्योंकि अगर मेल प्लांट को रख देंगे तो इट विल टेक द न्यूट्रिएंट्स एंड create the competitions for the nutrient as well as for water with the female or productive plant, hermaphrodite plants. इसलिए removal of male plants after flowering stage is most important,
ठीक है। आफ्टर क्लाउडिंग स्टेज इसलिए करना होता है क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई इंडिकेशंस नहीं होता है कि कौन सा मेल प्लांट है कौन सा फीमेल प्लांट है। वो जानने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ इंडिकेशन है कि फ्लावर जब आ रहा है तभी हमको पता चलेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव वेट अप टू फ्लावरिंग स्टेज, उसके बाद ही इसको हम काट सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैन्युअल फर्टिलाइजर नॉर्मली 200 से 250 ग्राम एनपीके की जरूरत होता है इस क्रॉप में, इक्वल डोज सबका एनपी और के का। तो इसको 3 स्प्लिट में ड्यूरिंग एंटायर मानसून सीजन, शुरू से लेके जुलाई जून के टाइम से लेके अगस्त तक 3 स्प्लिट में हम लोग इस न्यूट्रिएंट को एक इकोनॉमिक यील्ड प्लांटेशंस में दिया जाता है। ठीक है। इरिगेशन इसमें जरूरी है। शुरू में ही बताया तुम लोगों को कि ज्यादा इरिगेशन अगर दे देंगे या ज्यादा वाटर स्टेग्नेशन हो जाएगा तो मर जाएगा प्लांट। 24 घंटा स्टेग्नेशन से प्लांट मर सकता है। और उल्टा साइड में अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो हार्माफोडाइट फ्लावर मेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्पेसिफिक टू वाटर रिक्वायरमेंट। जितना जरूरत है उतना ही इसको न्यूट्रिएंट वाटर की जरूरत देना होगा, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कम देने से प्रॉब्लम है कि बैरियरनेस आ जाएगा, फीमेल फ्लावर स्टेराइल हो जाएगा। ज्यादा देने से प्रॉब्लम है अगर स्टेग्नेशन हो गया 24 घंटा तो प्लांट खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई it is very specific to the irrigations requirement of these crops. Normally अक्टूबर से लेके फिर नेक्स्ट मई के महीने तक, क्योंकि इसके बाद मई के बाद जून से सितंबर तक ऐसे ही बरसात रहता है तो उस टाइम पे ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होता है। लेकिन अक्टूबर से लेके मई तक इसमें इरिगेशन की जरूरत होता है, जो नॉर्मली हम लोग विंटर सीजन में 15 दिन के इंटरवल पे और समर सीजन में 10 दिन के इंटरवल पे इस क्रॉप को देते हैं ताकि मॉइस्चर जमीन पे बने रहे और उसमें से उसको न्यूट्रिएंट मिलने में आसानी हो, बट स्टेग्नेशन ना हो। ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी इंडाइसेस, क्योंकि तुम लोग जानते हो इट इज अ क्रॉप ऑफ क्लाइमेट्रिक इन नेचर। अगर हम इसको मैंगो के तरह ही या बनाना के तरह मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट कर लेते हैं, बट बिफोर राइपनिंग देन एट stored conditions it can ripe easily, ठीक है ना, because of its climatic nature of the crop. So that's why this crops is also again needs some maturity indices before its harvesting, before ripening. So it is the milky latex जो बता रहा था, इमेच्योर जो फ्रूट है उसको अगर थोड़ा सा इंजुरी करोगे तो जो गाढ़ा टाइप का कंसंट्रेटेड लैटेक्स निकलेगा उस फ्रूट से। लेकिन जब वो मैच्योर होने लगेगा, मैच्योरिटी की तरफ जाएगा या राइपनिंग की तरफ जाएगा, तब अगर उसको उस फ्रूट में थोड़ा सा इंजुरी करोगे देन यू विल सी दैट द लैटेक्स बिकम वेरी वाटरी, वाटर की तरह कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा उसका, और जो व्हाइटीनेस है वो भी धीरे धीरे वाटर की तरह कलरलेस होना शुरू कर देगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ पपाया कि जब मिल्की लैटेक्स जो है वो जब वाटरी की तरह हो रहा है, वाटर की तरह हो रहा है, सो दिस इज द स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ दिस क्रॉप्स। उसके साथ साथ कलर चेंज, जो फुल राइपनिंग स्टेज में एंटायर जो बाहर का कलर है वो दैट विल बी येलोइश और ऑरेंजिश इन कलर, बट ये कलर शुरू होता है नीचे से, एकदम टिप पोर्शन से कलरिंग शुरू होता है। तो और धीरे धीरे इसको कलरिंग होने में भी नॉर्मली 10 से 15 दिन लग जाता है एंटायर राइप होके पूरे पोर्शंस को येलो कलर करने में। सो जब जिस स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से एकदम टिप पोर्शंस का कलर ब्रेक हो रहा है या ग्रीन कलर लिटिल बिट येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, सो देन इन दैट कंडीशंस वी कैन हार्वेस्ट द फ्रूट्स एंड स्टोर इट अप टू 10 और 15 डेज फॉर इट्स राइपनिंग। ठीक है। उसके साथ साथ टीएसएस, या पाइनएप्पल में भी ये टीएसएस था, जो कोई एक हमें जो व्हाट्सएप पे लिखा भी था उसमें बताना भूल गया। तो टीएसएस इज द टोटल सॉल्युबल सॉलिड। ठीक है। जब हम फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं तो हम लैब कंडीशंस में लाते हैं, तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोगों का शायद पोस्ट हार्वेस्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में है पोस्ट हार्वेस्ट का कोर्स, उसमें तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल भी अगर यहाँ पे रहोगे तो कराया भी जाएगा कि उसका एक हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है, एक मशीन होता है छोटा सा हाथ में लेके, उसमें इस कोई भी फ्रूट्स का जूस निकाल के उस एक ड्रॉप जूस को उसके ऊपर रखा जाता है और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं उसको। जब उस जूस को एक बूंद जूस उसके ऊपर गिरेगा तो वो रीडिंग दे देता है कि उस जूस के अंदर कितना टोटल सॉल्युबल सॉलिड है।
ठीक है। तो वो इंडिकेशन होता है कोई भी क्रॉप्स का कि इसमें मैच्योरिटी आया है कि नहीं आया है। जब हम अगर अनराइप स्टेज में होता है, इमेच्योर स्टेज में होता है, तो जूस ऐसे निकलेगा ही नहीं, और जो जूस जूस निकलेगा उसका सॉल्युबल सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी की तरफ जाता है, क्योंकि इंटर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज कन्वर्टेड टू शुगर, है ना, शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्युबल सॉलिड धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो सॉल्युबल सॉलिड्स क्या कहते हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में अगर 7 से 8 डिग्री ब्रिक्स आता है या 7 से 8% दिखाता है, तो इट मीन्स इट इज मैच्योर इनफ, ठीक है। पाइनएप्पल के केस में शायद 12 से 14 था, तो इट मीन्स अगर पाइनएप्पल का जूस निकाल के हम रिफ्रैक्टोमीटर में रखेंगे, तो अगर वो 10 से 12 रीडिंग दे देगा, डिग्री ब्रिक्स रीडिंग देगा, इट मीन्स इट इज मैच्योर इनफ। बट अगर उससे कम देता है, तो इट मीन्स इट इज नॉट मैच्योर, स्टिल नॉट मैच्योर, ठीक है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। सिमिलरली टोटल शुगर भी अलग टेक्निक है निकालने का। तो अगर जब टोटल शुगर निकालते हैं लैब कंडीशंस में, तो अगर वो 5 से 6% पाया जाता है, सो इट मीन्स इट इज हाईली सुइटेबल फॉर हार्वेस्टिंग और इट इज मैच्योर इनफ। बट अगर शुगर कंटेंट उससे कम होता है, 4 या 3 या 4 होता है परसेंट होता है, तो इट इज नॉट मैच्योर टिल। उसके बाद शुगर एसिड रेशियो, जो एसिडिटी भी होता है फ्रूट्स में, तो जब फ्रूट्स मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो एसिडिटी धीरे धीरे कम होता है, इमेच्योर फ्रूट में एसिडिटी ज्यादा होता है। तो शुगर कंटेंट मैच्योर फ्रूट में बढ़ता है या राइप फ्रूट में बढ़ता है, और एसिड कंटेंट घटता है। तो अल्टीमेटली शुगर एसिड रेशियो जो है वो बढ़ेगा धीरे धीरे जितना फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जब ये 50 से 55, ये जो रेशियो है, अगर 50 से 55 हो रहा है, इट मीन्स इट इज द मैच्योर इनफ। अनदर वन इज द टाइम फ्रॉम फुल बूम, जो 4 से 5 महीना इसका टाइम लगता है, एक पर्टिकुलरली 130 से 135 दिन। इसके अंदर अगर फ्रूट्स आ गया है फुल ब्लूम से, तो इट इज मैच्योर इनफ, ठीक है। सो दीज आर द मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ पपाया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक पपाया प्लांटेशन का प्रोडक्टिव लाइफ कितना है। सो इट इज 3 इयर्स। हम लोग नॉर्मली 1 साल के बाद फ्लावरिंग आ जाता है, और वो फ्लावरिंग 3 महीने 4 महीने में हार्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगेन विद इन ए ईयर फिर फ्लावरिंग आ जाता है, और कंडीशंस इन सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। सो 3 क्रॉप्स फ्रॉम ए सिंगल प्लांट, 3 बार हार्वेस्टिंग होने के बाद उस प्लांटेशन को हटा देना रिकमेंडेड है, ठीक है। एक प्लांटेशन उससे ज्यादा, पपाया प्लांटेशन उससे ज्यादा मतलब इकोनॉमिक यील्ड नहीं देता है। सो इट इज द प्रोडक्टिव लाइफ इज 3 इयर्स और 3 हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइड, जो क्वेश्चन तुम लोग के ब्रॉड क्वेश्चन में आता है, वो है पेपेन प्रोडक्शंस, ठीक है। सो व्हाट इज द पेपेन एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपेन फ्रॉम द पपाया फ्रूट्स। ये तुम लोग के बड़े क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन में रहता है कभी कभी, एक्सटर्नल क्वेश्चन में। तो इट इज द पपाइन, पहले ही बताया कि मैच्योरिटी इंडेक्सेस में जब ये राइपिंग हो जाता है, तब लेटेक्स धीरे धीरे वाटरी हो जाता है, तब लेटेक्स में के जो अंदर जो पेपेन है उसका कंसंट्रेशन भी कम होने लग जाता है। तो इसीलिए शुरू में बताया कि इनमेच्योर फ्रूट्स को हम लोग मीट टेंडराइजेशन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज दिस फ्रूट्स हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेपेन, ठीक है। लेकिन अगर राइट फ्रूट को इसके लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि राइट फ्रूट में जो लेटेक्स है वो मिल्की से वाटरी हो जाता है, तो उसमें पेपेन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। So it is green and immature fruit, which is the rich source of this milky latex contain caffeine. Normally जो बताया कि 4 से 4.5 महीना लगता है फ्रूट्स को मैच्योर होने में, तो नॉर्मली 2.5 से 3 महीने ओल्ड जो फ्रूट है, इट इज मोस्ट सुइटेबल, क्योंकि उसके अगर कम में जाएंगे तो फ्रूट्स का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता, फ्रूट बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। 2.5 से 3 महीने में फ्रूट बड़ा भी हो जाता है, एंड दे आर स्टिल इन इमेच्योर कंडीशंस। But अगर if it is the fruit is below 2 month old, then the fruit size is not much bigger enough, ठीक है ना। सो उस फ्रूट में 2 महीने के फ्रूट से अगर लेटेक्स हम निकालेंगे, तो लेटेक्स तो निकलेगा, लेकिन लेटेक्स से क्वांटिटी कम होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रूट उतना बड़ा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि 2.5 से 3 महीने वाला फ्रूट को यूज करो, ताकि
फ्रूट्स का साइज में भी बड़ा हो तो लैटेक्स जो निकलेगा उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और हायर क्वालिटी लैटेक्स हमको मिले, ठीक है। और बोला जाता है कि कूल कंडीशंस इज मोस्ट सुटेबल। ड्राई कंडीशंस में लेटेक्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और कूलनेस में लेटेक्स ज्यादा निकलता है। इसीलिए रेनी सीजन टू टिल मार्च, क्योंकि मार्च के बाद से अप्रैल मई जून जुलाई, जून के महीने में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ये सुटेबल टाइम नहीं होता है। लेकिन रेनी सीजन से टेम्परेचर धीरे धीरे लो होना शुरू होता है जो मार्च तक रहता है लो टेम्परेचर, ठीक है ना। सो इट इज द एक्चुअल टाइम फॉर लेटेक्स इन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और कूल एंड ड्राई ये बोल रहा था, जो कूल एंड ड्राई वेट कंडीशंस इज सुटेबल फॉर पेपाइन प्रोडक्शन। इसीलिए मॉर्निंग आवर पे लेटेक्स निकलना चाहिए, मतलब एक्सट्रैक्शन करना चाहिए जो 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे जो है धूप बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा तो लेटेक्स धीरे धीरे ड्राई होना शुरू कर देगा। इसलिए बिफोर 12 o'clock, फ्रॉम मॉर्निंग टू बिफोर 12 o'clock वी शुड गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस लेटेक्स। अब ये लेटेक्स को निकलेगा कैसे और निकलता कैसे है, उसका मेथड है कि एक जो फ्रूट है, देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक फ्रूट में हम चारों साइड में चार ब्लेड लेके, छोटा सा ब्लेड लेके उस ब्लेड को 0.3 सेंटीमीटर मतलब 3 मिलीमीटर डेप्थ करके इसमें इंजुरी करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, टिप पोर्शन तक, ठीक है, एक एक फ्रूट में। और एक ही दिन में एक फ्रूट्स में हम चार इस टाइप का लॉन्गिट्यूडिनल इंसर्शन करेंगे ऊपर से नीचे तक, चारों साइड में चार, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। एक चारों साइड में चार एक एक फुट में इंसर्शन करेंगे और नीचे इस टाइप का कुछ रखेंगे ताकि उसमें लेटेक्स जमा हो, ठीक है। ये जो कंटेनर है ये कभी भी मेटालिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटालिक होगा, बिकॉज दिस लेटेक्स हैविंग दिस पेपेन, जो हम लोग का मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट है पेपेन, वो दिस इज एन एंजाइम जो अगर आयरन या कोई मेटालिक अगर हम कंटेनर यूज करते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करके एंजाइम का अपना फंक्शन खत्म कर देता है। तो दैट्स व्हाई दिस कंटेनर विल मस्ट बी ए नॉन मेटालिक वन, ठीक है, ये मेटालिक नहीं होना चाहिए। आइदर प्लास्टिक, नहीं तो जो हम लोग कोकोनट का शेल, जो बाहर का शेल होता है उसको यूज करते हैं। अगर फार्मर के पास ये खरीदने का पैसा नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, then such type of container, coconut shell type of container we can use, or any type of container other than the non metallic one, not the metallic one, ठीक है। उस टाइप के कंटेनर में हम इसको कलेक्ट करेंगे। और नॉर्मली एक फ्रूट से एक दिन में चार इंसर्शन करेंगे और उसके बाद उस फ्रूट को 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 दिन बाद फिर से उसी सेम फ्रूट में हम इंसर्शन कर सकते हैं। देखो इस फ्रूट के ऊपर यहाँ से लेटेक्स निकल रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग इंसर्शन किए हैं आज के डेट पे। लेकिन अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ से और एक इंजुरी टाइप का लाइन दिख रहा है, ये 4 से 5 दिन पहले इसमें और एक किया गया था, ये ठीक है। तो 4 से 5 दिन के इंटरवल पे हम एक फ्रूट में 3 से 4 बार, मतलब एक फ्रूट से 4 बार, मैक्सिमम 4 बार तक इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है, 4 से 5 दिन के इंटरवल पे। और एक एक बार सेम सेम जो यहाँ पे कट है इसके साइड से और एक कट दे देंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन बाद। उसी तरह से इसके साइड से और एक कट दे देंगे। इसी तरह से 4 कट एट अ सिंगल डे और 3 to 4 times एट 4 to 5 days इंटरवल हम देके लेटेक्स को निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद इसको इधर सन ड्राइंग कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक ड्रायर अगर है तो उसमें भी हम 40 डिग्री टेम्परेचर में ड्राई करके इसमें जो मॉइस्चर है उसको निकाल देंगे, ताकि जो इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है पेपेन वो सिर्फ लिया जाए, जिसका इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज कर सकते हैं। सो इट इज द अबाउट ऑल अबाउट द पेपेन इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये स्लाइड बहुत अच्छे से पढ़ना फॉर योर एक्सटर्नल एग्जाम अगर होता है, और नहीं तो फॉर योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, ठीक है। और अगर पेपेन एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो पहले ये प्री रिक्विजिट लिखोगे, उसके बाद मेथड लिखोगे, उसके बाद नीचे कौन कौन सा वैरायटी सुटेबल है पेपाइन प्रोडक्शन के लिए वो भी लिखना है, ठीक है। जो 4 वैरायटी हम बताए M256 उसको भी लिखना है, दीज आर द सुटेबल वैरायटी फॉर पेपाइन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट